पाकिस्तान ये कहता है कि इस्लामिक दुनिया को भारत पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इससे चाइना परेशान है। चाइना कहता है यार तुम लोगों ने तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पेट में लात मार दिया। ये रियल ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है। रियल ट्रेड कॉरिडोर कौन सी है? इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम आईमैक कहते हैं। 150, 200, 250, 300, 500 अरब डॉलर की ट्रेड ये होना चाहिए। दोस्तों, सप्लाई चेन्स के बिना दुनिया नहीं चलती। अब पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगी है? पाकिस्तान की ये मिर्ची है कि यार भारत जो है कभी सऊदी अरब में मंदिर की बात कर रहा है, कभी यूएई में तो बना ही दिया उसने, यूएई में तो बना ही दिया। और भारत की जो डिप्लोमेसी चल रही है सारे मुस्लिम देशों के साथ बेहतरीन चल रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमें आइसोलेट करने की साजिश, जबकि पाकिस्तान को कोई नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, उनका नाम लेके क्या करना? ये तो अमीरों की महफिल है ना यार। ये जो मुंबई में हुआ अमीरों की महफिल है, उधर फकीरों का कोई काम ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ा फॉरेन विजिट और कई सारी डील्स आज हम बताएंगे। जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है? भारत मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज के बड़ा करीब आ रहा है और पाकिस्तान को यह बात पसंद नहीं आ रही। पाकिस्तान इसको बिजनेस डील नहीं देखता। पाकिस्तान ये कहता है कि इस्लामिक दुनिया को भारत पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब भी इन देशों को देखा तो इस्लाम का चश्मा पहन के देखा। उसको हर चीज हरी हरी दिखाई दी और उसको यह लगा कि जब तक ये दोनों देश मुसलमान हैं तब तक पाकिस्तान जो बोलेगा ये देश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और मोदी जी को एक बात और पता है, उनको यह बात पता है कि कौन सी उंगली खींचनी है और चाइना का सर में दर्द कैसे होगा। तो दोस्तों, किस तरीके से पाकिस्तान को और चाइना को आइसोलेट करा, किस तरीके से डील्स हुई, इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। खबर यह है दोस्तों कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये भारत आए हैं और बिजनेस इवेंट उन्होंने मुंबई में अटेंड करा। इसके चलते दो बड़ी डील साइन हुई है। वो दो डील्स हैं क्या दोस्तों? देखिए, ऐसा होता है कि जब आप काम करते हैं ना, या दोनों देशों के बीच में डील्स होती हैं, तो आप कहते हैं रुकावटें कहां कहां आ सकती हैं। काम तो हमने बोल दिया कि ये काम होगा, आपने बोला हाँ साहब बिल्कुल होगा, हम दोनों मिलकर करेंगे, हाँ साहब हम दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन रुकावटें भी तो होती हैं काम के बीच में। ये रुकावटें कैसे दूर की जाएं? ये देखिए साहब, दो चीजें साइन करी, इंडिया यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और दूसरा मैत्री इंटरफेस। ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर क्या है दोस्तों? वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको हम कई बार बता चुके ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। इससे चाइना परेशान है। चाइना कहता है यार तुम लोगों ने तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पेट में लात मार दिया। ये आईमैक क्या है? अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये जो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है, वीटीसी जो लॉन्च करी है, इसमें बोला है कि साहब वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर में हर चीज के बीच में, हमारे और मिडिल ईस्ट के बीच में लेटर से ट्रेड चल रही है, अरबों डॉलर की ट्रेड है, ठीक है, जबरदस्त ट्रेड है। उसके बीच में रुकावटें क्या क्या हैं? रेड टेप, लाल फीताशाही, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स, रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इनहैंस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए भी बहुत जरूरी है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एफिशिएंसीज, टेक्नोलॉजी लेवरेज, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। देखिए, हर एक देश का कानून अलग होता है, हर एक देश का कानून अलग होता है। आप इस देश भेजें, उस देश भेजें, भाई आपका कानून अलग है। हमें आपका कानून पता होना चाहिए, आपको हमारा कानून पता होना चाहिए। कई बार दोस्तों इन दोनों देशों के कानूनों के बीच में जो गड्ढा होता है ना, वहां पे माल चला जाता है, फिर माल निकल नहीं पाता। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, ये रियल ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है। रियल ट्रेड कॉरिडोर कौन सी है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम आईमैक कहते हैं। ये आईमैक के सपोर्ट में है। ये स्केलेबल, सिक्योर, यूनिफाइड एंड क्रेडिबल। स्केलेबल यानी कि जो हम ट्रेड करेंगे मिडिल ईस्ट के साथ, क्या ये स्केलेबल है? 35 अरब नहीं, 35 नहीं, 80 अरब, 80 भी नहीं, 150, 200, 250, 300, 500 अरब डॉलर की ट्रेड।
ये होना चाहिए। लेकिन उसके लिए अगर आप चाहते हैं आपकी गाड़ी उतनी तेज चले, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी गाड़ी उतनी तेज चले, तो रोड भी उतनी खूबसूरत होनी चाहिए और गाड़ी भी उतनी मजबूत होनी चाहिए जो लगातार उस स्पीड पे चल ले। तो ये करा है वहां के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा दोस्तों मैत्री लॉन्च करा है। मैत्री है क्या? मैत्री ये है मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस। ये मल्टीपल इंडियन ऑपरेशनल पोर्टल्स को, जो पोर्टल्स होते हैं ना, आपकी वेबसाइट हो गई, आपके मोबाइल फोन एप्लीकेशंस हो गए, कोई भी पोर्टल हो गया जिससे आप बिजनेस करते हैं, तो यूएई का पोर्टल है और इंडिया का पोर्टल है, ये तो अलग अलग है। इन दोनों को कॉमन प्लेटफॉर्म पे मैत्री लिया, यानी कि यूएई और इंडिया बेसिकली क्या करा है कि क्राउन प्रिंस आए, प्रधानमंत्री मोदी आए, दोनों ने मिलकर एक चीज बोली है कि रास्ता हमें ऐसा साफ कर देना है कि हमारे ट्रेड के बीच में फिर कोई रुकावट ना आए। हमारी ट्रेड के बीच में कोई भी है ना कि साहब ये ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये फाइल यहां से वहां हो गई, सब नहीं। स्केलेबल, क्रेडिबल आपने मॉडल बनाया जिसको स्केल ये कितने भी 100 अरब डॉलर तक की ट्रेड जा सकती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुई है दोस्तों। ये पार्टीज है इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग, आरएससी लिमिटेड एंड अ कंसोर्शियम ऑफ इंडियन कंपनीज, ऑयल इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी। ये सब तेल और खनिज पदार्थों वाली कंपनियां हैं। ये ओएनजीसी को आप जानते हैं, आप ऑयल इंडिया को जानते हैं, खनिज विदेश इंडिया को जानते हैं। ये सारी की सारी मिनरल रिसोर्सेज, ऑयल वाली कंपनियां। इनके साथ ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। देखिए बात यह है कि भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है और आप किसी चीज के बारे में बात करें, आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बात करें, फॉसिल फ्यूल्स आर अ रियलिटी। यार सच बोलना चाहिए। देखो आपको 10 कड़वी लगे बातें, ये सारे के सारे चौंचले चौंचले तो नहीं है, खैर ये सही बातें हैं, लेकिन फिर भी आज की तारीख में ना यूरोप ये बड़े केयरफुल हैं, फॉसिल फ्यूल के बारे में बड़ी बातें करते हैं। अमेरिका बड़ी बातें, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं यार, ये डेवलप हो चुकी हैं, इनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। लेकिन ये लोग वहां तक पहुंचे कैसे? वही कोयला, वही तेल, वही डीजल इस्तेमाल करके। आज की तारीख में दूसरा ये सब चीजें यूज कर रहा है, इनको मौत आ रही है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इंडिया को जो अपनी सप्लाई चेन है, भारत में तेल जो है तो दोस्तों भारत में, लेकिन बहुत कम है, नामात्र के बराबर। वो भारत की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, भारत को तेल इंपोर्ट करना है। और तेल के हमारे पास होने चाहिए दोस्तों स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स क्या है? ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ये हैं कि कल अगर युद्ध हो जाता है, कल ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कल कोई ऐसी मुसीबत आती है कि हम लोग वहां से तेल नहीं ला सकते, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट ले लो, सऊदी ले लो, कोई भी ले लो, जहां से हम लोग तेल, इराक से लेते हैं हम लोग बहुत तेल, वहां से नहीं आ सकता। आपके पास तेल होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि कई हफ्ते कई महीने तक आप बिना इंपोर्ट करे उसको इस्तेमाल करके आपकी इकोनॉमी चल जाए। ठीक है। दूसरी चीज, कल युद्ध हो सकता है, यह भी हो सकता है। तीसरी चीज, ये तेल नॉर्मल रूट से, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राकृतिक आपदा होगी, जंग होगी, ना भी हो, फिर भी एक सप्लाई चेन रेजिलियंस होता है कि आपकी जो मिनरल्स की सप्लाई है, आपकी जो फॉसिल फ्यूल की सप्लाई है, आपकी जो एनर्जी की सप्लाई है, वो ना रुके। एनर्जी की सप्लाई रुक जाती है, देश की तरक्की ठप हो जाती है दोस्तों। इसलिए बहुत जरूरी था ये साइन करना। और क्राउन प्रिंस अबू धाबी ये आए यहां पे, ये सब साइन हुआ है इनके साथ। इसके अलावा मैं आपको कुछ सच्चाइयां बताता हूं हमारी ट्रेड के बारे में। भारत और यूएई की ट्रेड 2023-2024 में हुई थी 84 अरब यूएस डॉलर की, जो मैंने बताया ना कि ये कह रहे हैं कई 100 अरब तक ले जाएंगे। 84 अरब डॉलर की। यूएई इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया आफ्टर द यूएस विद नियरली $36 बिलियन। सबसे ज्यादा बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत के लिए, यानी कि भारत अगर अमेरिका के बाद कहीं अपना माल बेचता है तो यूएई में बेचता है, और हर साल भारत वहां पे बेचता है 36 अरब डॉलर का माल। अमेरिका में तो खैर बहुत ज्यादा है, लेकिन यूएई नंबर 2 पे आता है। इसके अलावा यूएई की जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, यह भारत में तकरीबन 21 अरब डॉलर की है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 18.5 अरब डॉलर की है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो बाकी इन दोनों का रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि 18.5 से 21 में अगर आप माइनस कर देते हैं, 2.5 अरब डॉलर। इसके अलावा करंट रैंकिंग में यूएई इज द 6th लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर इन इंडिया फॉर 23-24। अब ये 6th लार्जेस्ट से मोदी जी तो खुश नहीं होंगे, मोदी जी कहेंगे आप पहले टॉप 3 में आइए और इन्वेस्ट करिए भारत में। दोस्तों भारत की रैंकिंग आप मूडीज की देख लीजिए, आप फिच की देख लीजिए, आप ब्लूमबर्ग की देख लीजिए, आप किसी की भी देख लीजिए, लोग कहते हैं भारत इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा सेफ डेस्टिनेशन है। यार आप 10 रुपए लगाओगे, आप 20 कमा के जाओगे, इसकी गारंटी, इसलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं।
और भारत में नई नई चीजें खुल रही हैं, पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टार्टअप्स, राइट? तो इसलिए बहुत जरूरी है ये चीज दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूएई का इन्वेस्टमेंट जो भारत में भी 6th लार्जेस्ट है, इट शुड कम इन द टॉप 3, 3rd लार्जेस्ट। इतना तेल का पैसा है यार इनके पास, इतना तेल का पैसा है, इतना टूरिज्म का पैसा है, दे शुड इन्वेस्ट इन इंडिया, दे शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। अपना पैसा दुगना करें, तिगुना करें, चौगुना करें, दे शुड इन्वेस्ट इन इंडिया, यही इनका एम है। यूएई ने कमिट करा है $75 अरब इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की बात यूएई ने करी है, इसका एमओयू साइन हो गया। दे आर सेइंग दैट वी विल इन्वेस्ट $75 बिलियन इन इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इसके अलावा यूएई इंडिया ने एक पैक्ट साइन करा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रन करने का। भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास साइंटिस्ट हैं, भारत के पास इंजीनियर्स हैं, भारत के पास वो वर्कफोर्स है। तो भारत ने बोला है कि साहब हम आपको सर्विस देंगे और आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हम उनको ऑपरेट भी करेंगे और उनको मेंटेन भी करेंगे, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अग्रीमेंट डिटेल्स में क्या है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, इन दोनों के बीच में साइन हुआ है। भारत की तरफ से भुवन चंद्र पाठक, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन करा है, और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन ENEC में मोहम्मद अल हम्मादी ने साइन करा है। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान टू इंडिया, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ डिस्कशन करा और बाकी चीजों में भी एक कोलैबोरेशन, एक फ्रेमवर्क की बात करी है। वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन्स। दोस्तों, सप्लाई चेन्स के बिना दुनिया नहीं चलती। मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं। आप एक घड़ी भी लेते हैं ना, घड़ी के अंदर भी पुर्जे 5 देश से आते हैं, तब जाके वो घड़ी बनती है। आजकल की सप्लाई चेन ऐसी हो गई है, और यूएई के साथ तो हमारी वो सप्लाई चेन है दोस्तों जिसका कोई मतलब इक्वल नहीं हो सकता। दैट इज एनर्जी। एनर्जी इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। तेल आता रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी। जिस दिन तेल नहीं आया उस दिन गाड़ी बंद। इसलिए हमें दोस्ती करना बहुत जरूरी है। मैं चाइना और पाकिस्तान का भी एंगल दूंगा आपको अभी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है गल्फ में बहुत जाता है, मिडिल ईस्ट में बहुत जाता है, और भारत को 100 अरब के आसपास डॉलर हर साल वहां से आते हैं। बहुत कमाई है भारत की। तो वहां पे पूरा रेमिटेंसेस आते हैं भारत के पास, ओवर $100 बिलियन पर ईयर। लेकिन अगर वो 100 अरब को हमें 200 अरब करना है, तो जो क्वालिटी ऑफ मैन पावर है, आपको हर लेवल पे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा? आप देखें ना, अगर आप, जाहिर सी बात है, जो जितना पैसे कमाएगा उतने ज्यादा भेजेगा यहां पे। ये बात सही है। और वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो आप कौन ज्यादा कमाएगा? जिसकी नॉलेज ज्यादा है, जिसकी एक्सपीरियंस ज्यादा है, जिसके पास डिग्री ज्यादा है, वो जाहिर सी बात है ज्यादा कमाएगा। तो इंडिया अपने मैन पावर का जो लेवल है, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग का लेवल और बढ़ा रहा है कि ये सब लोग जब बाहर जाएंगे तो कल जो बंदा $1000 कमा रहा था वो $5000 कमाएगा। $5000 कमाएगा, तो अगर पहले $1000 में से 500 भेज रहा था, तो जब 5000 कमाएगा तो कम से कम 2500 भेजेगा। जाहिर सी बात है, बंदा अपने घर पैसे भेजता है, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को पैसे भेजता है। तो इस तरीके से रेमिटेंस की कार्रवाई होती है। शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, यूएई क्या समझता है किसी काम में, क्या हो सकता है, भारत क्या समझता है, भारत की अपनी मुख्तलिफ अलग एक्सपीरियंस है, यूएई के अलग एक्सपीरियंस है, दोनों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। वो हमारी एक्सपीरियंस से गेन करेंगे, हम उनकी एक्सपीरियंस से गेन करेंगे। सर्विस फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स, न्यूक्लियर कंसल्टिंग सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D करा जाएगा। R&D करा जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा कई और चीजें दोनों देशों के बीच में साइन हुई हैं, और ये जो क्राउन प्रिंस आए हैं, मोदी जी से मिले हैं, बहुत फायदा होगा दोनों देशों को। ये जो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है ना, दिस इज अ गेम चेंजर। मैत्री वर्चुअल कॉरिडोर, यानी कि आप, ट्रेड चल रहा है दोनों देशों के बीच में, अरबों डॉलर का ट्रेड चल रहा है। वो हमें माल बेच रहे हैं, हम उनको माल बेच रहे हैं। ऐसे ही होता है ना ट्रेड में, एक दूसरे को माल बेचते हैं, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। लेकिन वो जो कार्रवाई है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, उसको स्मूथ बनाने के लिए एक समिट करा गया है कि भाई इस सड़क को हम इतना स्मूथ बना देंगे कि जो गाड़ी 2 घंटे में पहुंचती थी वो आधे घंटे में पहुंचेगी। दैट इज द एंटायर आइडिया ऑफ बोथ मैत्री एंड वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। और ये कॉम्प्लीमेंट किसको करेगा? ये कॉम्प्लीमेंट करेगा IMEC को, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को, जिससे यहां से और यूएई वाला स्ट्रेच जो है ना, भारत और मुंबई से यूएई तक का, दैट इज अ वेरी क्रूशियल, अ वेरी क्रिटिकल स्टेप। अब पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगी है? पाकिस्तान की ये मिर्ची है कि यार भारत जो है, कभी सऊदी अरब में मंदिर की बात कर रहा है, कभी यूएई में तो बना ही दिया उसने, यूएई में तो बना ही दिया। और भारत की जो डिप्लोमेसी चल रही है सारे मुस्लिम देशों के साथ बेहतरीन चल रही है।
पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमें आइसोलेट करने की साजिश, जबकि पाकिस्तान को कोई नाम भी नहीं ले रहा। पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, उनका नाम लेके क्या करना। ये तो अमीरों की महफिल है ना यार, ये जो मुंबई में हुआ अमीरों की महफिल है, उधर फकीरों का कोई काम ही नहीं है। अब पाकिस्तान हर जगह अपना चुनचुना बजा के पहुंच जाता है कि हमारे बारे में बात हो रही है। तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हो रही भाई, 2 रुपए है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बात करने का, तुम मांग ही लोगे हमसे पैसा। तो तुम्हारे बारे में डर के मारे किसी ने बात नहीं करी। तुमसे भारत भी डर गया, तुमसे यूएई भी डर गया, खुश हो जाओ, सब डरते हैं तुमसे, ठीक है ना, क्योंकि तुम किसकी जेब में हाथ डालोगे, किसके सामने हाथ फैलाओगे, नोबडी नोज। दूसरी तरफ चाइना चाहता है उसका वर्चस्व बना रहे, और भारत धीरे 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 डिप्लोमेसी के तहत लोगों के साथ अपनी इस तरीके से पॉलिसीज बना रहा है, खास तौर से इन देशों के साथ जो मिडिल ईस्ट में है, गल्फ कंट्रीज हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग एक पार्टनरशिप अपनी बना रहा है भारत कि चाइना का इन्फ्लुएंस धीरे 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 वहां से घट रहा है। चाइनीज इतने नहीं जाते काम करने के लिए वहां पे, चाइनीज नहीं जाते वहां पे, इंडियंस बहुत हैं यार, बहुत हैं, और इंडियंस का वहां पे रसूख बहुत ज्यादा है, इसलिए चाइना को भी ये डर लग रहा है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि इतनी बड़ी विजिट हुई है, मोदी जी और क्राउन प्रिंस अबू धाबी के बीच में मीटिंग हुई है, पूरे यूएई को रिप्रेजेंट करते हैं क्राउन प्रिंस अबू धाबी, ही इज कम रिप्रेजेंटिंग एंटायर यूएई। तो मैंने बोला कि आपको बता दूं कि क्या क्या फायदा भारत को हुआ है, बहुत जरूरी है जानना। अब दोस्तों आते हैं सवाल और जवाब पे। दोस्तों, पहला सवाल है सैम का, ये कहते हैं कि बांग्लादेश क्यों उछल रहा है। मैंने स्टेटमेंट पढ़े, दे वांट शेख हसीना टू बी साइलेंट व्हाइल स्टेइंग इन इंडिया, दे हैव रिलीज्ड अल कायदा टेररिस्ट फ्रॉम जेल, थ्रेटनिंग इंडिया ऑन चिकन नेक, रेडिकल्स आर किलिंग हिंदूज। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना को सबक सिखाने के लिए समय आ गया है क्या? कब तक हम डिफेंसिव रहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं एक बात बताऊं, बांग्लादेशी बेसिकली पाकिस्तानी खून है, राइट? हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें किसी को सबक नहीं सिखाने की जरूरत है, हमें सिर्फ शांत रहने की जरूरत है। 6 महीने पानी अपनी सतह अपने आप पहचान लेता है। कुछ समय पहले आपको याद है मालदीव चिल्ला रहा था, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कहां है मालदीव? पैरों पे पड़ा है आज, मालदीव पैरों पे पड़ा है। बांग्लादेश के साथ यही होने वाला है, उछल रहे हैं, उछलने दो। मुर्गी होती है ना, जब मुर्गी को जवानी आती है तो मुर्गी बांग मारती है, मुर्गा बांग मारता है, रादर नॉट मुर्गी, मुर्गा बांग मारता है जब उसको जवानी आती है, तो बांग मारना दो इनको, कोई बात नहीं। 6-8 महीने रुक जाओ, पानी अपनी सतह ढूंढ लेगा, फिर यहीं आएंगे बाप बाप करते हुए। इनके पास और कोई तरीका नहीं, क्योंकि देखिए, अमेरिका यूज एंड थ्रो, अमेरिका यूज एंड थ्रो, साफ सीधी बात है। चाइना के साथ इनका बॉर्डर नहीं है, चाइना इनको बहुत मुश्किल से बिजली देगा, बहुत मुश्किल से बिजली देगा, और बहुत महंगी बिजली देगा। और चाइना अगर इनको लोन देता है तो भैया ढाका गिरवी रखवा लेगा चाइना, पूरा पूरा ढाका गिरवी रखवा लेगा वो, अगर इनको लोन देता है तो। इनको भारत के पास आना ही पड़ेगा, कितनी भी भवें चढ़ाएं, ये कितनी भी भवें चढ़ाएं, दे हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव, वी नीड टू कीप क्वाइट। अब देखना आप अगले 6 महीने में क्या होगा। इनफैक्ट अभी सितंबर का महीना है, लेटेस्ट यू हैव टू वेट टिल मार्च 31 तक आप देख लेना। ये इनके जो सुरताल है ना कि ये हो जाएगा, शेख हसीना चुप रहे, अल कायदा फल कायदा, ये सब अभी इनको भूख लगना शुरू होगी, ये तमीज में हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल तमीज में हो जाएंगे लोग। अगला सवाल दोस्तों है सीए गौरव सिंह का, ये वैशाली गाजियाबाद से इनका ताल्लुक है। ये कहते हैं कि मनूवर रेंज फॉर द इंडियन आर्मी जो बस्तर में बन रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और जीरो टॉलरेंस स्टांस टुवर्ड्स नक्सलाइट को मैं सपोर्ट करता हूं। ठीक है, मैंने पिछले साल बोकारो ऑडिट के लिए विजिट करा, और मैंने वाइल्ड लाइफ भी देखी, पर ड्राइवर ने बोला कि लीव अर्ली फॉर द होटल ड्यू टू पोटेंशियल रिस्क्स। आपने बोला आर्टिलरी एंड टैंक्स विल बी मूविंग थ्रू द फॉरेस्ट फॉर आर्मी प्रैक्टिस, आई एम कंसर्न्ड वेदर दिस विल इफेक्ट द वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन देयर। सीए गौरव सिंह जी, मुझे नहीं पता वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन का क्या होगा, लेकिन फौज को चाहिए। अब कहां पे मिल सकता है फौज को, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन तो ठीक है, आई शेयर योर कंसर्न्स फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन, बट आर्मी को प्रैक्टिस के लिए चाहिए। अगर कल चाइना अटैक करता है तो फिर यू नीड एन आर्मी दैट इज वेल टेस्टेड एंड वेल ट्राइड एंड वेल ट्रेन्ड। आप चाइनीज आर्मी के सामने ये नहीं बोल पाएंगे कल कि साहब हम वेजिटेशन और जानवर बचा रहे थे इसलिए हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इन जेस्ट, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, आई एम बीइंग वेरी सीरियस। कुछ सोच के ही बोला होगा बस्तर, क्योंकि कल मैंने अपने वीडियो में बोला था कि मुझे यह समझ में नहीं आया कि बस्तर के बीच में क्यों करा है। वहां पे ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, बस्तर में फ्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं है। क्या सोच कर करा? क्या यह सोच कर करा कि नक्सलाइट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा अगर इंडियन आर्मी होगी?
लेकिन आपके जो कंसर्न्स हैं वो जायज है। मैं आपके कंसर्न्स को खारिज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आपके कंसर्न्स जायज है, लेकिन मिडिल पाथ हैज टू बी फाउंड। Dr. Harshil Mehta, according to your perspective, sir, why is growing Islamic radicalization and violent extremism becoming a new phenomena, come major security and demographic threat challenges in most of the European countries? Is it only illegal immigration the prime reason or more than this? Harshil, it is more than that. Illegal immigration एक चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऊपर से जो radicalization of youth through the internet हो रहा है, अलग अलग मस्जिदों से हो रहा है, और ये सब चीजें डेनमार्क ने बोली हैं, जर्मनी ने बोली हैं, इटली ने बोली हैं, यूके बोल रहा है, काफी सारी कंट्रीज, पोलैंड बोल रहा है, तो यूरोप में काफी सारी कंट्रीज बोल रही हैं कि यार अब नहीं, अब बस हो गई हमारी। बहुत सारी कंट्रीज बोल रही हैं, कहीं पे लोग बोल रहे हैं, कहीं पे सरकार बोल रही है, लेकिन अब यूरोप से वो उबाल आना शुरू हो गया है कि नाउ वी विल नॉट टॉलरेट इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे अपने देशों में, हमारा कल्चर अलग है। अगर आप घुल मिल के रह सकते हैं तो रहिए, वरना जाइए। ये भी लोग कह चुके हैं कि अगर आप घुल मिल के नहीं रह सकते तो आप जाइए। ये इमिग्रेंट्स को कह रहे हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ खराब होते हैं लेकिन लपेटे सब जाते हैं। अब जैसे इंडियंस हैं, इंडियंस आर हाईली क्वालिफाइड, टैक्स देते हैं, लॉ अबाइडिंग हैं, गलतियां कम करते हैं, जुर्म कम करते हैं, कंट्रीब्यूट ज्यादा करते हैं, लेकिन अब शक्लें तो वैसी हैं। तो जब वो लपेटे जाएंगे तो हम भी लपेटे जाएंगे। ये सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा जी, सुरिप्तो चौधरी कहते हैं कि माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नक्सलाइट्स एंड टेररिस्ट। देखिए, नक्सलाइट्स आर एसेंशियली माओइस्ट्स, और आपको पता है बंगाल में एक जगह नक्सलबाड़ी, वहां पे नक्सलाइट्स लोग कहते हैं, दैट इज द पॉपुलर थ्योरी, दैट वहां से उन्होंने जन्म लिया है। दे आर एसेंशियली माओइस्ट्स। और जो टेररिस्ट्स हैं, इनकी आइडियोलॉजी अलग है। टेररिज्म ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस डिफरेंसेस। चीफ अमंग्स देम इज दैट कि दोनों की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल फर्क है। वो एक हार्ड लाइन कम्युनिस्ट रेजीम चाहते हैं, वो रेजीम चेंज चाहते हैं, वो अपने एरिया में कम्युनिज्म लाना चाहते हैं, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कम्युनिज्म लाना चाहते हैं। ये नक्सलियों का या माओवादियों का ये थ्योरी रहती है। जहां तक टेररिज्म की बात है, टेररिज्म इज यूज ऑफ वायलेंस फॉर पॉलिटिकल एंड्स। वो एंड कोई भी हो सकता है, राइट? वो एक रिलीजियस पॉलिटिकल फिलॉसफी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए टेररिज्म का इस्तेमाल करते हैं। बहुत लंबा चैप्टर है, किसी दिन इत्मीनान से इसके ऊपर पूरा एक एपिसोड करेंगे। बट जो नक्सलाइट्स हैं, essentially Maoists, they want to use violence to overthrow the authority of the state. वो चाहते हैं कि निजाम कुछ और हो, निजाम उनका हो। That is the thing that they're looking at. तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो देखने का, पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।